Good morning, students of class 11th. Today in our business studies class, we are going to continue our unit number 7, that is sources of business finance. Okay. So अभी तक हमने 3 सोर्सेज पढ़े थे, शेयर्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में 2 पार्ट्स थे, इक्विटी और प्रेफरेंस. ठीक है ना. आज हम पढ़ेंगे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और यू कैन से रिटेन्ड प्रॉफिट्स. क्या होता है बेटा, जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कुछ पार्ट प्रॉफिट का अपने बिजनेस में रिटेन करके रख लेते हैं, बचा कर रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स. और वो रिजर्व्स हमारे किस लिए काम आते हैं, जब हम पे फ्यूचर में अपना बिजनेस डेवलप करना हो या एक्सपेंड करना हो तो उस वक्त उस रिजर्व्स में से थोड़ा पार्ट हम निकाल के, पूरा नहीं यूज़ करते मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना पार्ट हमें नीडेड है, रिक्वायरमेंट है, उतना पार्ट हम उसको यूज़ करेंगे इन द एक्सपेंशन और डेवलपमेंट ऑफ अवर बिजनेस. ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहता है, कम कॉस्ट का भी होता है. कॉस्ट इसमें बिल्कुल नील के बराबर होती है, तो इसको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं. और सबसे बड़ी बात, इसको जब हम करते हैं तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता. बाहर से हम कोई भी सोर्स अगर यूज़ करते हैं फॉर द फाइनेंसिंग, वी विल हैव टू पे सम कॉस्ट फॉर इट. या तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा, या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्या पता किस फॉर्म में हमें वो कॉस्ट बियर करनी पड़े. लेकिन जब हम रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हैं, अगर हम उन्हीं प्रॉफिट्स की हेल्प से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स को मतलब रिजर्व्स को यूज़ करना फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, इट इज़ नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. नेक्स्ट वन, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देखिए, कुछ एक कंपनीज ऐसी हैं जिसे लार्ज क्वांटिटी फाइनेंस करनी पड़ती है. वो कैसे करते हैं, शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के बजाय या कोई और वो सिस्टम चाहती है कि किसी और हेल्प से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर काफ़ी मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, it is a finance corporation that helps the industries to enlarge their business, और they provide financial assistance. फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ कुछ ये मैनेजरियल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और कई बार शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं ऑन द इजी टर्म्स पर. फर्स्ट वन इज़ IFCI, SFC. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्किंग इन आवर कंट्री. फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI. इट इज़ कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये बनी थी 1 जुलाई 1948 को. ठीक है. अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 के अंडर इसका मेन मकसद क्या था, जो बैकवर्ड रीजन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हो चाहे टेक्निकल हो. नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेसमैन को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, प्रमोट करना टू एंटर इन द प्राइवेट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर. मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका वर्क था. मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना. अगर मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन करनी है, एक्सपर्ट्स से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी ये IFCI प्रोवाइड करता था. ओके. नेक्स्ट वन इज स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन. ये क्या करते थे, ये स्टेट वाइज बने होते थे और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट वाइज इंडस्ट्रीज. ठीक है. स्टेट वाइज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये हेल्पफुल थे. जो काम IFCI नहीं करता था वो SFC करता था. हाउ? IFCI देखिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन SFC शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है. ओके. नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI. आपने इसका नाम भी सुना होगा. ये बना कब था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन Jan 5, 1955.
इसका मेन वर्क क्या था? टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर। वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हमने असिस्टेंस दिया था, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को असिस्टेंस दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है उसको असिस्टेंस दिया गया है। फॉरेन कैपिटल की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना, ठीक है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में डिविडेंड प्रोवाइड करना, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉरेन कैपिटल के लिए ये क्रिएट करती है। एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एनकरेज करती है। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका मेन मकसद क्या है? इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करना। कब बनी बेटा ये? स्टार्टिंग में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी, मतलब उसके अंडर ही काम करने वाला एक हेल्पिंग हैंड थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसका वर्किंग एरिया बढ़ा वैसे वैसे इसने एक एज एन इंडिपेंडेंट बैंक की फॉर्म में अपना रूप लेना शुरू किया। व्हेन ऑन 1 अक्टूबर 2004 it is resumed as IDBI Bank Limited. What are the objectives? Its objective is to coordinate the activities of other financial institutions. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करना? उनको कोऑर्डिनेट करना, इंक्लूडिंग द बैंक्स। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं उनको हेल्प करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है, फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, किसी भी लेवल पर हो, असिस्टेंस ये प्रोवाइड करती थी IDBI। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डायरेक्टली। इंडस्ट्रियल यूनिट देखिए इनके नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये डायरेक्टली असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंस ये मैं पहले बता चुकी हूँ। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देखिए SIDC रिस्पेक्टिव स्टेट्स में बनी होती हैं। इसका मेन मकसद क्या है? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ऑलराइट, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद जो बनाने का था, टू मोबिलाइज द कम्युनिटीज स्मॉल सेविंग, जो छोटी छोटी जो सेविंग्स करते हैं उनको इकट्ठा करके उसको प्रोडक्शन सेक्टर में यूज़ करना, ठीक है, शेयर्स खरीदना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा GDP में बढ़ावा करना, फाइनेंशियल एड इंडस्ट्रीज़ को देना और गुड इनकम पब्लिक को प्रोवाइड करना, UTI का मेन मकसद था, ठीक है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 February 1964। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, ये देखिए ये शुरू में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तौर पर ये हुआ था शुरू, लेकिन धीरे धीरे IIBI 1997 के रूप में ये प्रकट हुआ हमारे सामने। मेन मकसद टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सिक यूनिट्स, जो वीक यूनिट्स हैं, वीक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको दोबारा से स्थापित करना, उनके मैनेजमेंट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना जो वीक यूनिट्स हैं, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एट लिबरल टर्म्स। लिबरल टर्म्स मीन्स अगर आप किसी दूसरी यूनिट को जो अच्छी चल रही है 2% इंटरेस्ट पे आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन यूनिट्स को आप 1% या 1.5% कम ब्याज दर पे आप लोन प्रोवाइड करोगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए इस वक्त 245 नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं। इनका मेन मकसद क्या है? वही कम्युनिटी की सेविंग्स को मोबिलाइज करना और अवेलेबल करवाना इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स को इस्तेमाल किया जा सके इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करना टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। LIC के थ्रू हम लोन्स भी ले सकते हैं अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ही अपनी चला रहे हैं तो। अंडर राइटिंग एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना मीन्स ये जो LIC की हमारी कंपनी है दैट ऑल्सो गिव्स अस अंडर राइटिंग एक्टिविटीज़ की सर्विसेज भी वो हमें प्रोवाइड करता है। टू सब्सक्राइब इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, LIC में जो हम अपना पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम,
स्मॉल सेविंग्स अपनी इकट्ठी करते हैं, वो शेयर्स और डिबेंचर्स में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और आगे उसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, जो हमें पॉलिसी में मैच्योरिटी के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसमें वो ऐड होके आता है हमारे पास। पब्लिक डिपॉजिट, इट इज़ अ मीडियम टर्म और यू कैन से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमारा होता है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो लोन लिया जाता है वो पब्लिक से डायरेक्टली लिया जाएगा बाय अ कंपनी। इसमें फ़ायदा क्या है, जो नॉर्मली लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है इसके अंदर वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है, 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक ये हो सकता है। ज़्यादातर ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में ये वाला पब्लिक डिपॉजिट लिया जाता है। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। मीडियम टर्म फाइनेंस भी इसमें मिलता है ज़्यादातर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट, अगर हमारा किसी बैंक में करंट अकाउंट है, किसी कमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट है, तो हम वहाँ से थोड़ा एक्सेस अमाउंट भी निकाल सकते हैं। जो हम एक्सेस अमाउंट निकालेंगे दैट इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट क्या होगा हमारा, अगर मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर है वो एक सर्टेन लिमिट तक कैश में पैसा निकलवा सकता है, लेकिन उसको कैश में पैसा निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी के तौर पे उसको अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कोई ना कोई चीज़ बैंक में रखनी पड़ेगी, मॉर्टगेज में, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली ये मैं बता चुकी हूँ, एक लमसम अमाउंट में शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा। बिल्स डिस्काउंट करता है, अगर मान लीजिए BR है, हमने किसी के ऊपर हमने किसी से बिल लिया हुआ है, अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए बिल है हमारा 1000 का, ठीक है, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम बैंक्स में जाके, बिल है हमारा 1 महीने के बाद का, तो हम बैंक में जाके अभी उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं और 1000 के बजाय हमें मान लो 880 रुपये बैंक देता है, तो वो कुछ कमीशन काट लेता है, तो हमें जो अभी पैसा 1000 का जो अमाउंट हमें चाहिए था, कम से कम उसमें 880 रुपये तो हमें मिल गए। हालांकि बैंक ने अपने कमीशन के पैसे काटे हैं, बट फिर भी हमारे पास ना से तो कुछ अमाउंट बेहतर है, ठीक है, अगर हमें बहुत ही अर्जेंटली चाहिए अमाउंट तो। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो क्रेडिट फैसिलिटी है सेल और परचेज ट्रांजैक्शन के लिए वो की जाती है, ठीक है। जैसे क्रेडिट परचेज हम करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए, मीन्स जैसे कि हमने सामान खरीदा है उधार पर थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए जब हम खरीदते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारी ट्रेड क्रेडिट होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको क्रेडिट तो मिल जाता है, गुड्स क्रेडिट पे मिल जाएंगे, आप उस गुड्स को यूज़ भी कर लेंगे, लेकिन आप पेमेंट उसके बाद में करते हैं, ओके। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के बाद पेमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 महीने बाद, ज़रूरी नहीं 2 महीने बाद, हो सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसे ही आपके पास फाइनेंस अवेलेबल होता है आप वो पेमेंट कर देते हैं, बट इन शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, दीज आर द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से लेती है। एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या इक्विटी से, या प्रेफरेंस शेयर्स से, या डिबेंचर्स से, ये है एक कंपनी दूसरी कंपनी से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही है, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्रोकर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली हाई होता है दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ लोन, ठीक है। बिगेस्ट एडवांटेज होता है ICD का कि ट्रांजैक्शन इसमें ब्यूरोक्रेटिक और लीगल जो हैसल्स हैं उसके बिना की जाती है, लीगली इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा दबाव नहीं होता। ICD के टाइप्स, 3 मंथ्स डिपॉजिट सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर टाइप है, ठीक है। इसके अंदर जनरली जो बोरोवर है जिसको लोन लेना है या ICD लेना है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या करता है, लोन लेता है। ये जो शॉर्टेज है कैश की काफ़ी वजह से हो सकती है, हमें टैक्स में पेमेंट करना हो, रॉ मटेरियल लाना हो, किसी भी वजह से हमें ये करनी पड़ती है।
एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे दिया जाता है 12%। 6 मंथ डिपॉजिट्स इसमें 15% का दिया जाता है। इसके अंदर 6 महीने के लिए अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो जाता है। कॉल डिपॉजिट जब भी लैंडर को ज़रूरत हो उसी वक्त ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ये 10% पे दिया जाता है। फीचर्स हैं आईसीडी के, ये 2 कंपनीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होती हैं। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होती हैं, अनसिक्योर्ड होती है, इसके अंदर सिक्योरिटी हमें मॉर्टगेज नहीं करनी पड़ती। ये ट्रांजैक्शन जनरली ब्रोकर्स के थ्रू की जाती हैं। ये डिपॉजिट्स इनमें हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे 15%, 12%, 10% हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉर्मल फ्रॉम द, मतलब लोन्स जो नॉर्मली हम लेते हैं मार्केट से उनसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है। ये कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं होती, इनकी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती। मुझे चाहिए मैं आपसे डायरेक्टली बात करके वो आईसीडी इशू करवा सकती हूँ। 3 तरह के हैं, 6 मंथ, 3 मंथ और कॉल डिपॉजिट्स। ये लो रेटेड कंपनी के द्वारा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसके पास मतलब इतनी गुडविल नहीं होती उनके द्वारा ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका GDR और यू कैन से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आपका जो वर्क है, आपको जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ये, चाहे वो ICD हो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट हो, कमर्शियल बैंक हो, पब्लिक डिपॉजिट्स हो, या फिर आपके स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। कोई भी टॉपिक हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा और बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।